आइए देखते हैं संख्या पद्धति फर्स्ट अध्याय। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 तथा 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो पहले इससे पहले जान रहे हैं कि आई देखिए 20 और 40 के बीच में पूछ रहा है, तो हम शुरू से जान लेते हैं कि समस्त धन पूर्णांक होता क्या है। तो समस्त धन पूर्णांक होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। मतलब यहाँ पर लिख लेंगे सम संख्या में। सम संख्या में आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। फिर यहीं पे जाने से विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या आती है, विषम संख्या में एक भी आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, फिर डॉट डॉट डॉट। ये होती है हम लोग का विषम संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक स्वयं अभाज्य एक से कटेगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो स्वयं से कटती है और सिर्फ 2 ही से कटेगी। इसका ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से भी काट देगा और 9 से भी काटेगा, इसलिए 9 को छोड़ देंगे। तो 9 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 आता है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं होती है, विषम संख्या होती है। 15 को 5 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, इसलिए छोड़ देंगे। और 15 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, तो डॉट 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 इस तरह जाते रहेंगे। अब फिर आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इस तरह समझ लेते हैं, किसी से भी अपने के अलावा किसी भी संख्या से कटे उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पूर्णांक में। तो पूर्णांक हम लोग का होता है 0, 1, 2। पूर्णांक में सभी संख्या ले लेते हैं 0 से अनंत तक। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 डॉट 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 अनंत तक। ये होता है हम लोग का पूर्णांक। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो 20 और 40 के बीच में पूछा है, इसलिए 20 को भी छोड़ देंगे और 40 को भी छोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे समस्त धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक। तो बताया 20 को छोड़ देंगे तो 20 के बाद आएगा समस्त धन पूर्णांक में सम 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26 और 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32 और 32 के बाद आएगा 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। अब आ जाएगा 40, इसलिए 40 को छोड़ देंगे क्योंकि 40 के बीच में पूछा है, 20 और 40 के बीच में, तो इसलिए 20 और 40 को छोड़ देंगे। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्या लिखिए। तो अभी अभाज्य संख्या बताया है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 1 से कर रहा है 10 तक, तो 1 को छोड़ लेंगे और 1 के बाद फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताया है 2 होता है, इसलिए 2 हो जाएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9 आता है, लेकिन 9 हो जाएगा हम लोग विषम संख्या और 3 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि स्वयं से ना किसी और से अलावा कर रहा है। और 10 तक पूछा है, इसलिए 10 तक पहले ही, 10 से पहले ही जो आएगी अभाज्य संख्या वही लिखेंगे। ये रहा हम लोग का आंसर। आइए फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है 2a + 1 का क्रमयान्वयी पूर्णांक बताइए। तो क्रमयान्वयी का मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, क्रम से आने वाला। तो इसका भी क्रमयान्वयी का मतलब हो जाएगा क्रम के बाद 2 इसके लास्ट पद में 1 जोड़ देंगे, हमेशा जोड़ते जाएंगे लगातार, तो क्रमयान्वयी आएगा। तो 2a + 1 है, अगर इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो ये अगला पद आ जाएगा और अगला पद को ही आने के लिए इसे कहते हैं क्रमयान्वयी, क्रम से आने वाला। तो ये हो जाएगा 2a + 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी 2a + 2।
2a प्लस 1 का क्रमान्वय हो जाएगा 2a प्लस 2। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। हम आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं और माइनस रहता है तो प्लस लिखते हैं। जब बट्टे में रहता है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, बस आगे प्लस है तो यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम में इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए इसके आगे प्लस है, कुछ का चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह रहता है, इसलिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ बस इसके आगे माइनस लगा देंगे तो इसका हो जाएगा ये योगात्मक प्रतिलोम -2/3। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह वैसा ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, बस ऊपर का अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे, बताओ -5 है तो -5 के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो 1, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है। तो इसको बस इसका लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको हर को अंश लिख देंगे और अंश को हर में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हर है 1 तो 1 को लिख देंगे अंश में और अंश है 5 तो हर में लिख देंगे इसको, और चिन्ह उसी तरह रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम में। इसलिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग का प्राप्त हो जाएगा -1/5। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि P प्लस Q और P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके भी आगे प्लस है, P प्लस Q और P माइनस Q ब्रैकेट लगा हुआ है, हमें अंदर के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अंदर 2 पद है, इसमें भी पहला पद दूसरा पद और इसमें भी पहला पद और दूसरा पद, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इसके देखेंगे अगला चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है। P प्लस Q के पहले ब्रैकेट से पहले प्लस लगा रहता है, कुछ भी नहीं लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में बताया है कि सब उसी तरह रहेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। तो इसके आगे देखो प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे बस माइनस P प्लस Q, और फिर हो जाएगा P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम। इसके भी आगे प्लस लगा है तो यहाँ पे बस लगा लेंगे P माइनस Q। इस सातवां क्वेश्चन को है कि x के किस मान के लिए 5 गुणते ब्रैकेट में 3 गुणते 2 फिर इक्वल 5 गुणते 3 गुणते x क्या कथन सत्य है। तो इसको हल करते हैं, सिंपलीफाई है एकदम। यहाँ पर उतार लेंगे 5 गुणते 3 गुणते 2 बराबर 5 गुणते 3 गुणते x। हम ब्रैकेट हटा लेते हैं तो 5 गुणते 3 गुणते 2 और फिर ये 5 गुणते 3 गुणते x। अब जानना है कि बराबर से जब भी इधर का उधर इधर बराबर से जब भी भेजते हैं इधर तो इधर गुणे में रहता है तो इधर आता है तो भागे में हो जाता है। तो इसलिए देखो ये पूरा इसके x के गुणे में है, जब बराबर के इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा भागे में 5 गुणते 3 गुणते 2 और ये भागे में आएगा तो हो जाएगा 5 गुणते 3 और इधर बस बचा x। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर हम लोग का बच जाएगा 2 और x बराबर 2 के लिए ही यह कथन हम लोग का सत्य है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। बताएं पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो पूर्णांकों में 0 ही एक ऐसा पूर्णांक है जो जिसका योज्य प्रतिलोम सदैव वही होता है। मतलब 0 रुपया अगर कोई कर्जा लिया है चाहे 0 रुपया किसी के पास है तो वो दोनों बराबर होता है। इसलिए वो ऐसी 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसे प्लस में भी लिखेंगे तब वो कोई अंतर नहीं, माइनस में लिखेंगे तब वो कोई अंतर नहीं। मतलब कोई आदमी 0 रुपया लिया है तब वो दिक्कत नहीं है और -0 रुपया लिया है तब वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह कर्जा नहीं लिया है। इसलिए 0 ही ऐसी संख्या है जिसकी योज्य प्रतिलोम का मतलब योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि
a+1 और a-1 सम है अथवा विषम। हम ध्यान देते हैं इधर कह रहा है कि a एक सम धन पूर्णांक है, तो बताए a एक सम धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, डॉट 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 सम धन पूर्णांक लिख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं a+1 चेक करते हैं a+1 सम आ रहा है या विषम आ रहा है। तो इससे पहले बता दे रहे हैं कि सम संख्या में एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं तो प्राप्त हुई संख्या विषम संख्या होती है। चेक करते हैं a बराबर देखें पहले 1 2 रखते हैं, 2 में फिर पहले ही से 1 दिया हुआ है, 2 में 1 जोड़ लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हम लोग का 3। और फिर यहीं पे दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। अब a बराबर बारी से भी बारी रख लेंगे 4, तो a बराबर 4 रखेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। और फिर यहाँ पे a की जगह अगर रख लेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हम लोग का 7। यहाँ पे देखते हैं फिर दूसरा का a-1। अब यहाँ पे a की जगह फिर 2 बार रखेंगे, तो a की जगह 2 रखें और घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1। फिर a की जगह फिर बारी से रखेंगे 4 और 4 में से फिर 1 घट जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 3। फिर बारी से रख रहे हैं 6, a की जगह 6 रखेंगे और इसमें से 1 घटा दे रहे हैं तो प्राप्त हो जाएगा 5। देख रहे हैं यहाँ से प्राप्त हो रहा है सम संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है 3, तो 3 हम जान रहे हैं कि विषम संख्या होता है। और 4 में भी 1 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 5, और 5 भी होता है विषम संख्या। यहाँ पर देखते हैं 2 में 1 घटा रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, फिर 4 में से 1 घटा रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है, और 6 में से फिर 1 घटा रहे हैं तो 5 प्राप्त हो रहा है। मतलब सम संख्या में से 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो जो प्राप्त हो रही है संख्या वह विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए a+1 और a-1 दोनों विषम प्राप्त होगी, विषम संख्या है। फिर 10वां क्वेश्चन कर रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो संख्या रेखा पर जान रहे हैं कि आइए देखते हैं संख्या रेखा ये होती है हम लोग का संख्या रेखा। 5 और 7 का योग लिखने के लिए कह रहा है तो 5 और +7, 5 और 7 को जोड़ देंगे तो हम लोग का 12 प्राप्त हो जा रहा है। और यहाँ से शुरुआत करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया हम लोग का 12। पहले चला है 5, मतलब हम जान लेते हैं कि एक आदमी है पहले 5 किलोमीटर चला है, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद आराम किया, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद 7 किलोमीटर चला। तो पहले यहाँ से 1 से उठकर ये कहाँ तक गया 5 तक, और 5 के बाद आराम किया। अब 5 के बाद फिर कई किलोमीटर चला 7 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 के बाद 7 किलोमीटर चला देते हैं। 5 6 यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 12 तक 7 हो रहा है, तो यहाँ तक दिखा देंगे 7 तक, मतलब 7 5 में जोड़ दिए तो हम लोग पहुंच गए 12 तक। ये हो गया हम लोग का संख्या रेखा। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला देखो कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो यहाँ पर 2 धन अभाज्य संख्या बताए जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, पहला में कोई संख्या ले लेते हैं अभाज्य संख्या। तो मान ले रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए हैं 2, उसके बाद 3 ले लेते हैं और इन दोनों का गुणन कर रहा है, गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, मतलब जो गुणा करेंगे वो भी अभाज्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 3 6। अच्छा एक तो और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं अभाज्य में है, 7 भी अभाज्य में है, लेकिन 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35।
यहाँ पर देखो 6 एक भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, इसलिए यह अभाज्य नहीं हुआ। और यहाँ पे 35 5 और 7 का गुणनफल किए हैं, तो धन अभाज्य गुणन का, तो यहाँ पे देखो 35 5 भी काटेगा और 7 भी काटेगा, इसलिए जो प्राप्त हो रहा है गुणनफल वो भाज्य हो रहा है, अभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है, असत्य है। मतलब जो कथन कह रहा है वो असत्य है। फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का, अभाज्य पूर्णांकों ही कह रहा है, का योग सदैव अभाज्य होता है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, तो बी नंबर में देख लेते हैं। सबसे अभाज्य छोटा संख्या में 2 और 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, लेकिन 5 से नहीं पता चल रहा है कि अभाज्य होगा कि भाज्य होगा, इसलिए अगर हम मान रहे हैं 2 3 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब 5 और 7 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी 5 और 7 भी अभाज्य है, तो 5 और 7 को जोड़ रहे हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है। 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसलिए यह क्या है, भाज्य हो रहा है। अगला देख लेते हैं 7 में, अगर 7 एक अभाज्य संख्या और 11 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 11 जोड़ेंगे तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 18। 18 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए जो प्राप्त हो रहा है वो अभाज्य नहीं है, जो भाज्य संख्या है। इसका मतलब कहने का अभाज्य हो रहा है, तो ये भी गलत हुआ, असत्य, क्योंकि हम लोग का प्राप्त हो रहा है भाज्य संख्या। सी नंबर में देखते हैं, करा यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं। अगर -1 ले रहे हैं, फिर 2 a की जगह -1 ले रहे हैं और b की जगह -2 ले रहे हैं, दोनों देखो ऋण पूर्णांक हो गया, सभी दोनों के आगे ऋण पूर्णांक लगा है, इसका योग कर रहा है, योग a प्लस बी में, तो a की जगह हम रख लेते हैं -1 और b की जगह रख लेंगे -2, यहाँ पे -2, -1 और -2 को जोड़ रहे हैं तो माइनस में ही प्राप्त होगा, मतलब दो ऋण पूर्णांक जब भी जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा माइनस में ही, तो इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि यह ऋण पूर्णांक में ही प्राप्त होगा। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कहना यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, a+2 और a+3 संख्या 24 से विभाज्य है कि नहीं है। लिख लेते हैं पहले संख्या a एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक में 0 लिख लेंगे, 1 2 3 पता है पूर्णांक क्या होता है, डॉट 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 अनंतों तक। अब यहाँ पे लिखते हैं a+1 और फिर a+1, a+2 और फिर a+3, a की जगह बारी से रख ले रहे हैं 0, तो यहाँ पर रख लेंगे 0, a की जगह 0 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, फिर 1, फिर जहां जहां a है वहां पहले 1 रख लेते हैं 0, फिर 0+3, तो यहाँ पे देखो हाई 0 हो रहा है, तो 0 का गुणा करेगा तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब a बराबर रख लेते हैं 1, a बराबर 1, चेक करते हैं, a बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे रखेंगे 1 और फिर 1 में 1 जोड़ना है, फिर 1 की जगह 1 रखेंगे और फिर 2, फिर 1 की जगह 1 रखेंगे +3। आइए देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 गुणते 1 और फिर ये ब्रैकेट टूट जाएगा, तो ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और फिर यहाँ से 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 2 3 6 और 6 चौके 24, मतलब देखो ये 24 से विभाज्य पूर्णतया करेगा, 24 से 24 कट जाएगा, इसलिए एक धन पूर्णांक है, तो आई टोटल संख्या a+1 और a+2 और a+3 24 से विभाज्य होगी। 13वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तथा b एक विषम पूर्णांक है, तो कह रहा है बताइए कि निम्न में से कौन सा सम
पूरा जो दिया है इस नंबर, इसमें चेक करना है कि कौन सम है और कौन विषम है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, ए कौन है कि ए एक सम धन पूर्णांक है, तो ए बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं सम धन पूर्णांक। अब बताए हैं कि सम धन पूर्णांक में क्या आता है, तो सम धन पूर्णांक में होता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अभी यहाँ पढ़ते हैं, भी कह रहा है कि बी एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक भी आगे बता चुके हैं, तो बी बराबर यहाँ पे विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक में आ जाएगा 1 2 2 नहीं आएगा, 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 फिर डॉट डॉट डॉट। अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सम है और कौन विषम है। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बताए यहाँ से ए स्क्वायर में चाहे 2 रख लेंगे, चाहे 4 रख लेंगे, चाहे 6 रख लेंगे, कोई भी मान इसमें रख लेंगे। तो ए बराबर 2 रख कर चेक करते हैं, तो ए का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना के 4। तो हम लोग का जो प्राप्त हो रहा है वर्ग हो गया 4। अब फिर इसी तरह बी को भी चेक कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मान यहाँ से लेंगे क्योंकि कह रहा है कि बी एक विषम पूर्णांक है, तो एक को छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 को ले लेना है, तो 3 है तो यहाँ पे बी की जगह 3 रखेंगे, बी का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 3 के 9। फिर दिया है a प्लस बी, a प्लस बी वाले को इसको चेक कर लेते हैं। a की जगह रखेंगे 2 और b के स्थान पर रख लेंगे 3, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5। अब फिर यहाँ पे चेक करते हैं a गुणते b, तो a की जगह रखेंगे 2, a का मान हो गया यहाँ से 2, अब b का मान ले लेंगे 3 ले लेंगे चाहे 5 लेंगे, दोनों ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 तिहाई 6। अगर यहाँ पे 5 भी लेते तो 2 और 5 का गुणा करते तो आता है 5 गुना के 10, तो 10 भी क्या होता है सम संख्या। अब फिर आते हैं a प्लस 1 में a की जगह रखना है 2, a की जगह रख लिए 2, फिर अंदर a है तो फिर a की जगह रख लेंगे 2, और 2 में एक करना है, जोड़ना है तो 1 जोड़ लेंगे, 2 और ये अंदर जोड़ लेंगे तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 और 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो प्राप्त हो जा रहा है 6। तो a प्लस 1 भी प्राप्त हुआ हम लोग का सम संख्या में। अब आते हैं b प्लस 1, b के स्थान पर रख लेते हैं 3 रख लेंगे चाहे 5 रख लेंगे, कौन संख्या रख लेंगे। अब 5 ही रखकर चेक कर लेते हैं, 3 तो बारी बारी से चेक कर रहे हैं, तो 5 है पर रखेंगे 5, अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 5 30, तो प्राप्त हो रही है संख्या सम प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर 3 रखे हैं, तो 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12। इस प्रकार हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सम में आया है, सम पूर्णांक और एक तो विषम पूर्णांक। जो सम संख्या में आया है सम संख्या में लिखेंगे, और जो विषम में आया है विषम में, तो a स्क्वायर का मान सम में प्राप्त हुआ है, इसलिए a को यहाँ पर रख लेंगे सम में। फिर यहाँ पे देखो b का मान विषम में प्राप्त हुआ है, इसलिए b को रख लेंगे विषम वाले में। फिर यहाँ पे a प्लस b का मान प्राप्त हो गया हम लोग का विषम संख्या में, तो इसलिए यहाँ पर रख लेंगे a प्लस b को विषम वाले पूर्णांक में। फिर a गुणते b का मान प्राप्त हुआ है सम संख्या, तो इसलिए इसको a गुणते b को रख लेंगे सम पूर्णांक में। फिर यहाँ पे a प्लस 1 है, इसका मान प्राप्त हो रहा है सम संख्या में, इसलिए इसको भी रख लेंगे सम संख्या पूर्णांक में, a प्लस 1 में। अब आते हैं b वाला, b प्लस 1 का मान प्राप्त हुआ है हम लोग का सम संख्या में, इसलिए इसको भी रख लेंगे हम लोग सम संख्या में। फिर देखते हैं 14वां क्वेश्चन, कह रहा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है। तो गुणधर्म होता है कई ठो। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुणते 8 ब्रैकेट में 8 प्लस
इसका बारी बारी से गुणा किया है वितरण करके यहाँ पर 3 गुणते 8, फिर 3 का 7 में करेंगे प्लस 3 गुणते 7। तो ये होता है गुणा का वितरण नियम, मतलब बारी बारी से सभी में गुणा किया है। तो ये हो जाएगा गुणा का वितरण नियम पे ये सत्य है, गुणा का वितरण नियम पे सत्य है। फिर इसी का बी क्वेश्चन कराएगी 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9 और प्राप्त हो रहा है हम लोग का फिर 3 प्लस 5 और लास्ट में हो रहा है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला 3 प्लस 5 प्लस 9। ये बस एक क्रम का इधर उधर किया है, मतलब जो जोड़ा है बस क्रम को बदलकर जोड़ लिया है। तो ये होता है, इसे कहते हैं इस नियम को योग का साहचर्य का योग का साहचर्य नियम। 3 प्लस 5 और देखो यहाँ पे 9 को अलग कर दिया है। तो ये होता है हम लोग का योग का साहचर्य नियम। ये योग के साहचर्य नियम पर सत्य है। फिर सी क्वेश्चन में आया 3 गुणते 2। चलिए देखिए 14वां का सी वाला नंबर, ये देखिए 3 गुणते 2 है और बराबर 2 गुणते 3। इसका देखिए क्रम बस बदला हुआ है, पहले है 3 गुणते 2 और फिर बाद में है बराबर में 2 गुणते 3। तो इस नियम को कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम को बस बदल कर गुणा किया है, क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। फिर इसी का डी नंबर देख लीजिए, कह रहा है 3 गुणते 5 बराबर a गुणते 5, तो a बराबर 5। देखिए 3 गुणते 5 बराबर a गुणते 5, इधर गुणे में है भागे, अब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भागे में। तो 3 गुणते 5 आई 5 इधर से लाएंगे तो भागे में, तो 5 से 5 कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरह मान प्राप्त करने के लिए इसको कहते हैं निरसन का नियम। यह निरसन के नियम पर सत्य है, निरसन के नियम पर यह कथन सत्य है।